नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अमन प्रयास सीरीज में। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 30 नवंबर को आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था, जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है, जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो 50 जीके के प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकांश रियल प्रश्न जो कि मुझे प्राप्त हो गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। तो देखिए, आज का जो पहला जो प्रश्न आपका है वह है कि वीरनाट्यम निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है। तो वीरनाट्यम की बात करेंगे तो ये फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश का एक अनुष्ठानिक नृत्य है, या लोक नृत्य कहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है। इसके अलावा वीरनाट्यम, जिसे बहादुर नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, वीर जिसका अर्थ है बहादुर और नाट्यम जिसका अर्थ है नृत्य, आंध्र प्रदेश राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है जिसे कि धार्मिक रूप है। इसके अलावा शुरुआत में वीरनाट्यम शिव यानी कि शिव मंदिर में शिव को श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित एक अनुष्ठान था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से एक आपका क्या संबंधित है, आंध्र प्रदेश से एक संबंधित आपका शास्त्रीय नृत्य भी है, जिसे कि हम लोग कुचिपुड़ी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे फ्रेंड्स से पहले आपको बता दें कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए जो मॉक टेस्ट होता है वो बहुत ही दोस्तों आपका इम्पॉर्टेंट होता है। और मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक का मार्केट में, वो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है। और टेक्स्ट बुक फ्रेंड्स अभी आपका ऑफर भी चल रहा है मंथ इन द मेगा सेल के नाम से, जिसका आज लास्ट डे है। ये ऑफर आपका 27 से शुरू हुआ था और 30 नवंबर तक है, जो कि आपको चलना था। इस ऑफर में जो आपका टेक्स्ट बुक का जो पास है मात्र 175 रुपये में, जो कि अब तक का सबसे कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है। और जो पास प्रो है वो मात्र आपका 351 रुपये में। ठीक है। इसके साथ ही अगर आप हमारा कूपन कोड APG यूज करते हैं तो आपको फ्रेंड्स 12% का ऑफ भी मिलता है, जो कि पहले 10% का मिलता था, अब आपको 12% का मिलता है। लेकिन याद रहे कि आज ये ऑफर आज भरी आपका सीमित है, यानी कल से आपका जो ऑफर है आपका प्राइस है जो कि आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पर जैसा कि आपको मालूम होगा 750 प्लस एग्जामों का 70,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYQ को भी इसमें अपलोड किया गया है। साथ में भी हाल ही में जो SSCGD का 26,000 प्लस जो वैकेंसी आया था, उसको नवीनतम पैटर्न पर आधारित आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन का जो मॉक होता है उसको भी अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग इससे जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, तथा आगामी जो आपका रेलवे का वैकेंसी आना है उसमें भी आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि अगर आप एक बार पास लेते हैं तो आप 1 साल तक निश्चिंत हो जाते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड APG जरूर यूज कीजिएगा ताकि 12% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल सके। ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वो पूछा गया कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का उपयोग किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका मद्रास अधिवेशन हो जाएगा, जो कि आपका 1927 में हुआ था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के नारे का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा भारतीय संवैधानिक विधि आयोग को आमतौर पर साइमन कमीशन के रूप में ही जाना जाता है। इसके अलावा सर जॉन ऑल्ड सेब्रुक साइमन की अध्यक्षता में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य का एक समूह था, जो कि आपका भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि महात्मा बुद्ध के दिवस को किस त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध हैं यानी कि गौतम बुद्ध, उनके जन्म दिवस के रूप में हम लोग वैशाख पूर्णिमा मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। इसके अलावा इनका अलग अलग नाम है, जैसे कि बुद्ध जयंती भी हो जाएगा, बुद्ध पूर्णिमा हो जाएगा, वैशाख पूर्णिमा हो जाएगा। जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। इसके अलावा इस दिन त्रिधन्य पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध हैं उनका जो जन्म है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, और मृत्यु की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था गौतम बुद्ध को, वो आपका हुआ था बोध गया में। ठीक है, बोध गया में बौद्ध वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति होता है, तथा पहली बार जो ये आपके प्रवचन देते हैं वो आपके सारनाथ में देते हैं। इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है बौद्ध ने पहली बार प्रवचन है जो कि कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जन्म लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इन चारों को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला किसकी रचना है। निर्मला एक उपन्यास है फ्रेंड्स, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका मुंशी प्रेमचंद्र होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका मुंशी प्रेमचंद्र होगा। ठीक है, जिसको भी याद रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, जिसमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। ठीक है, ये भी आपका मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ही लिखा गया उपन्यास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सातवाहनों की राजधानी कहाँ अवस्थित थी। ठीक है, सातवाहन जो कि आपका दक्षिण भारत का एक राजवंश हुआ, दक्षिण भारत में ही शासन वगैरह किया, तो उसकी राजधानी आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका अमरावती हो जाएगा। ठीक है, सातवाहन की राजधानी कहाँ थी? अमरावती थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने ईसा पूर्व 230 से लेकर दूसरी सदी तक केंद्रीय दक्षिण भारत पर राज किया। यहाँ मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। ठीक है, मौर्य वंश आप लोग को मालूम होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित एक वंश था, जिसका प्रसिद्ध राजा आपका बिंदुसार हुआ, अशोक हुआ। इसके अलावा इसका जो उल्लेख है 9वीं सदी के ईसा पूर्व में मिलता है, किसका? सातवाहन का। इसके अलावा सातवाहनों ने सर्वप्रथम शीशे का सिक्का चलाने का प्रारंभ भी किया था। शीशे का सिक्का सबसे प्रथम किसने लाया? तो स से शीशा याद रखिएगा और श से सातवाहन भी याद रखिएगा। सातवाहन राजवंश का 2 राजधानी हुआ, पहले आपका अमरावती हुआ, बाद में प्रतिष्ठान हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन में अमरावती होगा या तो प्रतिष्ठान होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछा गया हो तो इसका राइट आंसर आपका कावेरी होगा। लेकिन अगर आपसे दक्षिण गंगा पूछा गया होगा तो दक्षिण गंगा आपका गोदावरी होगा। ठीक है, बस एक ही शब्द का डिफरेंस है कि दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे तो की अगर लग गया तो की से दोस्तों याद रखना है कावेरी। अगर सिर्फ दक्षिण गंगा पूछेगा तो बस आपको याद रखना है गोदावरी। इसके अलावा कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। कावेरी नदी की जब हम लोग बात करते हैं तो कावेरी नदी कर्नाटक तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। यह कर्नाटक राज्य से पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी में तल कावेरी से निकलती है। यह गोदावरी कृष्णा के बाद दक्षिण भारत में तीसरी सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। और ये गिरती कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसके अलावा इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, की माने कावेरी। इसके अलावा इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ भी हैं, जैसा कि हेममती हो गया, हरंगी हो गया, अमरावती हो गया, सिमसा हो गया। ये सभी नदियाँ आपके क्या हैं? कावेरी नदी की सहायक नदी है। उसी प्रकार से हम लोग गोदावरी नदी की बात करते हैं तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के कहाँ से निकलती है? तो त्रंबकेश्वर से निकलती है। इसका बेसिन कहाँ कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक के छोटे भागों में है, केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के राज्यों तक भी फैला हुआ है। अंत में ये नदी कहाँ गिरती है? तो ये भी नदी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदी हैं जो कि आपके एग्जाम में 12 पूछे जाते हैं। पे गंगा हो गया, वेणगंगा हो गया, वर्धा हो गया, मंजीरा हो गया। ये सभी आपके गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके अलावा कृष्णा नदी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो कृष्णा नदी आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में फैली हुआ है। ये भी नदी आपका कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदी की बात करते हैं तो आपका घट प्रवाह हो गया, माल प्रवाह हो गया, तुंगभद्रा हो गया, भीम हो गया, मूसी हो गया। ये सभी नदी आपका कृष्णा नदी का ही सहायक नदी है। मूसी नदी की बात करेंगे तो जो आपका हैदराबाद है, हैदराबाद जो आपका शहर है वो आपका मूसी नदी के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? तो आप लोगों को ये कांड मालूम होगा कि जब भगत सिंह ने आपका दिल्ली की विधानसभा जब आपका असेंबली चल रहा था तो उसमें आपका अप्रैल 1929 में है जो कि बम फेंका था। किस लिए फेंका था? क्योंकि पहरे को आपको धमाके से सुनाना था। तो किसके साथ फेंका? तो राइट आंसर आपका बटू केशवर दत्त होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तो बटू केशवर दत्त होगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे कब फेंका था? तो 8 अप्रैल को फेंका था। बटू केशवर दत्त के साथ फेंका था। एक प्रतिकूल विधेयक के विरोध में नई दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के अंदर कितने बम फेंके गए? 2 बम फेंके गए। भगत सिंह की बात करेंगे तो एक समाजवादी क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, इसको भी याद रखना है। सो फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि भगत सिंह को मात्र 23 साल की उम्र में फांसी की सज़ा दिया गया था। फांसी की सज़ा किस लिए दिया गया था? इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो इसको भी आप लोग दूर कीजिएगा। जो इनको फांसी का जो सज़ा दिया गया था वो आपका लाहौर षड्यंत्र मामले में दिया गया था। ठीक है, लेकिन आपका जो गिरफ्तार हुए थे वो आपके बम फेंकने के साथ ही आपकी अपनी गिरफ्तारी है जो कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दोनों ने दे दिया था। ठीक है, लेकिन इनको जो फांसी हुआ था लाहौर षड्यंत्र में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र में सैंडर्स की हत्या के जुर्म में इनका मौत की सज़ा सुनाया गया था। लेकिन याद रहे कि बटुकेश्वर दत्त को आपका मौत का सज़ा नहीं सुनाया गया था। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को, इन तीनों को फांसी का सज़ा सुनाया गया था। ठीक है, 1931 में। इसके अलावा जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा है जिसे कि हम लोग इनकलाब जिंदाबाद के नाम से जानते हैं, ये भी जो नारा है आपका भगत सिंह के द्वारा ही दिया गया था। साथ में भगत सिंह के द्वारा आपका नौजवान जो भारत सभा है, नौजवान भारत सभा जो कि आपके एग्जाम का ही फैक्ट्स है, जो नौजवान भारत सभा का भी स्थापना आपका भगत सिंह ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फीफा अंडर 17 विश्व कप
के विजेता कौन थी? तो फीफा अंडर विश्व कप 17 की बात करते हैं तो इसका विजेता आपका ब्राज़ील था। तो राइट आंसर क्या होगा? ब्राज़ील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता महिला से क्या थी? ऑप्शन दिया गया था, कम थी, ज़्यादा थी, इस प्रकार करके कुछ ऑप्शन आपके दिए गए थे। तो जो आपका पुरुष का साक्षरता दर है और महिला का साक्षरता दर है, तो महिला का कम है पुरुषों से, तो इसका राइट आंसर आपका कम होगा। इसके अलावा देश की साक्षरता की बात करते हैं तो पूरे देश में जो साक्षरता दर है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 74.04% है। वहीं पर बात करेंगे आपका पुरुषों के लिए साक्षरता दर कितना है, तो पुरुषों का साक्षरता दर आपका 82.14% है और महिलाओं की साक्षरता दर की बात करेंगे तो महिलाओं को साक्षरता दर आपका 65.46% है। तो इस प्रकार जो आपका पुरुष का साक्षरता दर है आपका महिलाएं से कितना है, तो आपका प्लस में है, तो इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा सबसे अधिक जो साक्षरता वाला आपका राज्य हुआ पूरे भारत में वो हुआ आपका केरल। वहाँ पर साक्षरता कितना है, तो 93.931% है। इसके अलावा लक्षद्वीप के बाद केरल के बाद आपका लक्षद्वीप का साक्षरता सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका मिजोरम का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। बिहार का साक्षरता दर बहुत ही कम है, 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत ही कम, क्या कहिए, पूरे देश में सबसे कम साक्षरता आपका बिहार का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो पावर हाउस की बात करेंगे तो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स क्या होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये सेल का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को एडिनोसाइनिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी में परिवर्तित होता है। ठीक है, याद कीजिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में आपका जो शोषण की जो प्रक्रिया होती है, शोषण की प्रक्रिया आपका जो आपका सेल कोशिका में होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। और शोषण के उपरांत जो आपका ऊर्जा बनकर तैयार होता है उसे हम लोग एटीपी के नाम से जानते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आता है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होगा। तो एटीपी के रूप में यहाँ पर ऊर्जा जो है कि परिवर्तित होता है, इसलिए हम लोग कोशिका का जो पावर हाउस है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की जो लंबाई आपका होता है 1 और 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, इसको भी याद रखिएगा। वह कोशिकाओं के अन्य अंगों के साथ कोशिकाओं की कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में स्थित होता है। नेक्स्ट आपका है कैलासा मंदिर किससे बना हुआ है। तो कैलाश मंदिर की जब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स तो ये आपका बेसाल्ट चट्टान से बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपका बेसाल्ट चट्टान होगा। कैलाश मंदिर आपका कहाँ पर है, एलोरा में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। इसका जो निर्माण है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 ईस्वी में कराया था। जो मंदिर का जो नाम है आपका हिंदू भगवान शिव के हिमालय निवास माउंट कैलाश से लिया गया है। ठीक है, तो मे भी एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि माउंट कैलाश वाला ही आपका चट्टान पूछा गया था, तो माउंट कैलाश वाला भी चट्टान अगर आपसे पूछा गया हो तो इसका भी राइट आंसर बेसाल्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पूछा गया कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 की बात करते हैं तो ये संबंधित है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के स्वतंत्र पेशे, आसन और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 कहता है किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति की आपकी स्वतंत्रता। और वहीं पर अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये तो हो गया। इसके अलावा कुछ जो मौलिक अधिकार हैं आपका विदेशी नागरिक को दिया गया है, साथ में कुछ मौलिक अधिकार आपका नागरिकों को यहाँ के नागरिक के लिए भी दिया गया है। विदेशी नागरिक जो आपके भारत के बाहर से आते हैं वो विदेशी नागरिक कहलाते हैं, और जो भारत के नागरिक होते हैं वो आपके नागरिक कहलाते हैं। तो देखिए अनुच्छेद जो 15 है, याद रखिएगा अनुच्छेद 15 है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 है। इसके अलावा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के तहत मौलिक अधिकार को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, अनुच्छेद 19 में क्या है, 29 में क्या है और 30 में क्या है, यह बात आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30। 29, 30 में तो आप लोग को मालूम होगा आपका सांस्कृतिक एवं अल्पसंख्यक इस प्रकार का एक मौलिक अधिकार है वो है। अनुच्छेद 19 में आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 में आपका लोक सहायता है। ठीक है, अनुच्छेद 15 में मेरे ख्याल से शायद अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन
विधि के समक्ष समानता तो आपका अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स जो कि भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 में कवर किया गया है, वर्तमान में 6 है, पहले आपका 7 हुआ करता। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1973 के माध्यम से हटा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किस संविधान में किस संशोधन में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये प्रश्न बहुचर्चित और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 51A के तहत 10 मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था। एक जो मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया था, इसको भी याद रखना है। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। 1526 में हुआ। बाबर विजेता बना, इब्राहिम लोदी आपका हार गया था। इब्राहिम लोदी लोधी वंश का अंतिम शासक था, साथ में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी यही साबित हुआ। बाबर आपका मुगल समाज का स्थापना किया था पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही। पानीपत का द्वितीय युद्ध भी हुआ था आपका 5 नवंबर 1526 को। हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 को मराठा और अहमद शाह दुरानी के बीच लड़ा गया था। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सदस्य संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें होती है। तो आपका संसद में होता है, राइट आंसर आपका संसद होगा। कुल अभी वर्तमान में न्यायाधीश की संख्या आपका 34 है। 33 + 1 यानी कि 33 आपका न्यायाधीश है, एक आपका मुख्य न्यायाधीश है। साथ में अनुच्छेद 124 के अधीन आपका भारत के संविधान में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था किया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से किसके संविधान से लिया गया है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो कानून बनाने की प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है, लेकिन ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया, जापान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका जापान होगा। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से केंद्र के प्रबल संघ, ब्रिटेन के संविधान से संसद की अवधारणा, यूएसए के से प्रस्तावना, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। डीपीएसपी आपका आयरलैंड के संविधान से, मौलिक कर्तव्य आपका यूएसएसआर रूस के संविधान से, राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड के संविधान से, आपातकाल आपका जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट है कि निःशुल्क कानूनी सहायता किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो राइट आंसर अनुच्छेद 39A होगा। निःशुल्क कानूनी सहायता का अर्थ समाज के कमजोर वर्ग को बिना किसी शुल्क या मामूली लागत पर कानूनी सेवाएं प्रदान करना है। अनुच्छेद 39A राज्य को सभी नागरिक के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की दायित्व प्रदान करता है। नेक्स्ट आपका है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका महात्मा गांधी होगा। ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है जो 1921 के शुरुआती दिनों में उनके कवर को करती है। यह साप्ताहिक किस्तों में लिखा गया था। उनकी पत्रिका नवजीवन जो 1925 से लेकर 1929 तक प्रकाशित हुआ था, उसी का संग्रह है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक। अगला है लाई हड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है। तो लाई हड़वा आपका मणिपुर का है, तो मणिपुर इसका राइट आंसर होगा। लाई हड़वा का जो शाब्दिक अर्थ होता है देवताओं की मौज मस्ती होता है। अगला है कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप के विजेता कौन है। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसका विजेता आपका अर्जेंटीना बना था, वो विजेता आपका फ्रांस बना था। इसके बाद इसका जो संस्करण था आपका 22वां संस्करण था। इसके अलावा इसका जो आयोजन हुआ था आपका कतर दोहा में हुआ था। अगला है व्हाट विटामिन हेल्प्स विद विल्ड टीथ, यानी कि दांतों के लिए कौन सा विटामिन आपका सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर आपका विटामिन डी होगा। विटामिन डी स्वास्थ्य, हड्डियों और दांतों का समर्थन करता है, इसलिए सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपको इसकी पर्याप्त मात्रा मिल रही है। दूध और अन्य डेयरी उत्पाद विटामिन डी के बेहतरीन स्रोत हैं, लेकिन कुछ मछली, अंडे की जर्दी, मशरूम और लीवर में भी पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 1991 में भारत की आर्थिक मंदी से कितने दिनों का खर्चा बचा था। यह आपका पूछा गया था। फॉरेन जो आपका पैसा होता है वो कितना बचा था, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। तो विदेशी मुद्रा भंडार की बात करेंगे सन 1991 में, जैसा कि आपको मालूम होगा विश्व आर्थिक मंदी आया था, तो भारत के पास मात्र $1 बिलियन से भी कम विदेशी मुद्रा भंडार था, जो कि 3 सप्ताह की अवधि के लिए आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। तो इसका राइट आंसर 3 सप्ताह यानी कि 21 दिन हो जाएगा। भारत के पास दुनिया के साथ व्यापार करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार नहीं था। भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋण दायित्वों पर चूक करने के कगार पर था। निवेशकों ने अपना पैसा निकाल लिया था, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। वही 20-21 दिन का बचा हुआ था, तो इसको भी याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भजन सुपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार है जो कि किस वाद्ययंत्र से जुड़े हुए हैं। तो भजन सुपारी की बात करेंगे तो ये आपके संतूर वाद्ययंत्र से जुड़े हुए हैं, तो राइट आंसर आपका संतूर होगा। अभी हाल ही में 2 जून 2022 को इनका निधन हो गया है। घराना की बात करेंगे तो सुफियाना घराना से इनका संबंध है। सुपारी तो सपारी से सुफियाना, से सुपारी याद रखिएगा। 1992 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार,
2004 में पद्मश्री, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा कुछ संतूर वादक की बात करते हैं तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, ये शर्मा को याद रखिएगा। राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य और अभय सुपारी कुछ प्रसिद्ध संतूर वादक भी हैं। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन का स्थापना आपका करने वाला था स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर स्वामी विवेकानंद होगा। कब किया था? 1897 को किया था। 1 मई को किया था, इस बात को याद रखिएगा। संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट आपका है कि दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी कौन बना था? तो दंती दुर्ग की बात करते हैं तो दंती दुर्ग जो कि आपका राष्ट्रकूट जो वंश था प्राचीन भारत में, राष्ट्रकूट वंश का जो स्थापना था, समाज का संस्थापक था आपका दंती वर्मन। ठीक है, दंती वर्मन द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उनकी राजधानी वर्तमान में कर्नाटक के कुलबर्गा क्षेत्र में स्थित थी। इसके साथ आपको बताएं कि इसका जो उत्तराधिकारी बना था दंती दुर्ग का, उसके चाचा ही बना था। उसका चाचा था कृष्ण प्रथम। ठीक है, उसका चाचा ही कृष्ण प्रथम इसका उत्तराधिकारी बना। तो राइट आंसर आपका कृष्ण प्रथम होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जल संसाधन क्या है? जल संसाधन कैसा संसाधन है? तो मेरे ख्याल से आपका शायद ऑप्शन में भौतिक संसाधन दिया गया होगा। तो राइट आंसर आपका भौतिक होगा। जल एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, यानी कि वो क्षय नहीं हो सकता है। एक क्षय संसाधन वो होता है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से प्रतिस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आज के फर्स्ट में पूछे गए थे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में अगर टेक्स्ट बुक पर ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने तैयारी को एक मजबूती प्रदान करना चाहते हैं मॉक टेस्ट के माध्यम से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ऑफर मात्र आज तक के लिए ही, तो आप लोग जाकर इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं कूपन कोड APG के साथ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।